Good morning to dear student. Welcome to AVME online classes again. I am your sir चेतन शर्मा. अनफॉर्चुनेटली काफ़ी दिनों से मैं क्लास नहीं ले पाया था क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो गई थी. तो दोबारा हम लोग वापस से अपनी स्टडी पर आ जाते हैं. जो हो गया सो हो गया. हम लोग अपने स्टडी को कंटिन्यू बना के रखेंगे. हमारा जो टॉपिक चल रहा था बच्चों वो था चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ NCERT सब्जेक्ट साइंस फॉर क्लास 7th. चैप्टर नेम इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. इसके बाद में मैंने इसके नोट्स भी कंप्लीट करवा दिया था. आई वाज कंप्लीटेड द नोट्स ऑफ द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. इट मीन्स चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड चैप्टर नंबर सेकंड. बोथ ऑफ वी आर ऑलरेडी डिड इट. नाउ वी आर सॉल्व द सम एक्सरसाइज क्वेश्चंस विच आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक बिहाइंड द चैप्टर. ओके, सो एक्सरसाइज क्वेश्चंस में हम लोगों ने बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लगा के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर दिए थे. एक आधा अगर कोई क्वेश्चन रह गया होगा तो मैं आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगा. अभी फिलहाल हम लोग फोकस करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं. व्हाट आर द रिमेनिंग क्वेश्चंस विच वी आर लेफ्ट. ठीक है ना. तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है. अपना टेक्स्ट बुक के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 11 आ रखा है बच्चों वो फोकस करना. बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है. अगर आप लोगों ने अच्छे से नोट्स पढ़े हैं और उसको एनालाइज किया है, ऑब्जर्व किया है, यू कैन गेट इट द आंसर ऑल्सो. चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. आप लोगों को इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. ऐसा होता है ना जैसे केबीसी आप लोगों ने देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति में. वो कंप्यूटर महोदय साहब आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाते हैं. क्वेश्चन आता है फिर 4 ऑप्शन आ जाते हैं. उसमें से करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करना पड़ता है. बस अपने पास में ये है कि अपने पास में कोई लाइफ लाइन नहीं है ना. तो जो भी होगा अपने दिमाग से आप लोगों को खुद को अपने माइंड से चैप्टर पर जो अपन ने किया था उसको समराइज करते हुए फिर आंसर देना है. तो देखो क्या क्वेश्चन है. विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड. मैं कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिख देता हूँ ताकि आपको मालूम चले. CO और 2 ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बच्चों. तो विच पार्ट ऑफ द प्लांट यानी कि प्लांट का कौन सा पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है फ्रॉम द एयर फॉर द फोटोसिंथेसिस. बच्चों आप लोगों को पता है प्लांट्स प्रिपेयर देयर द फूड. The plants prepare their own food. This process is called photosynthesis. Plants अपना खाना खुद बनाते हैं इसलिए प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अपना खाना बनाते हैं इसलिए वो ऑटोट्रॉप्स है. ये मैंने आप लोगों को बताया था. लेकिन बात यहाँ पर ये कर रहा है कि प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है, कौन सा ऐसा अंग है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है एयर से, एटमॉस्फेयर से. तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए. ध्यान से सुनना. कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो एटमॉस्फेयर से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए प्लांट का कौन सा पार्ट होगा जो रिसीव करता है. विच पार्ट ऑफ अ प्लांट रिसीव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फॉर कंप्लीटिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. क्योंकि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं. ग्रीन प्लांट होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, वाटर आ जाता है और सनलाइट की प्रेजेंस में वो फूड बनाना शुरू कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. तो यहाँ पर बात ये कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता कौन है. तो बच्चों मैंने आपको कहा था कि जो लीफ होती है वो प्लांट की फूड फैक्ट्री होती है. होता है ये किचन कहलाता है लीफ. और इस लीफ पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो हम लोगों को दिखते तो नहीं है लेकिन इन पोर्स को होल कहते हैं और इन पोर्स को ही कहा जाता है स्टोमेटा. और ये स्टोमेटा जो होते हैं वो छोटे से पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स. और इन पोर्स से ही यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आती है और यहीं से वाटर भी बाहर निकल जाता है. यानी कि एक्सेस वाटर अगर बाहर जा रहा है लीफ से तो वो भी स्टोमेटा से निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड अगर आएगी तो वो भी इन पोर्स के थ्रू आती है. और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे आ गए तो प्लांट ने अपना फूड बनाना शुरू कर दिया और जैसे एक्सेस वाटर था तो वो रिलीज हो गया. हम लोग भी एक्सेस वाटर को क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा. एक बार अपन लोग ऑप्शन पर आ जाते हैं. रूट एयर. रूट का इसमें कोई काम नहीं होता क्योंकि रूट एयर वाटर को एब्जॉर्व करता है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्व करता है अंडरग्राउंड यानी कि वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है. तो इसका कोई रोल ही नहीं है. स्टोमेटा यहाँ पर मैच हो रहा है स्टोमेटा क्योंकि वो लीफ के ऊपर प्रेजेंट है और छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स विच टेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टू द एटमॉस्फेयर. लीफ वेन्स. इसमें लीफ वेन्स का कोई रोल नहीं होगा बच्चों. लीफ वेन्स एक्चुअली एक तो मिड रिब होती है और ये वेन्स कहलाती है. अब इसमें लीफ वेन्स का सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड लेने में. और पेटल्स आप लोगों को अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं. पेटल्स यानी कि अलग अलग जो कलर होता है लीफ का उसको पेटल्स कहा जाता है. तो इसमें इसका भी कोई रोल नहीं होता है. तो मेन आंसर आप लोगों को हो जाएगा बच्चों स्टोमेटा. तो आप लोग करेक्ट आंसर स्टोमेटा को टिक लगा दीजिए. मैं एक बार बॉक्स बना लेता हूँ
आप लोग नोटबुक के अंदर इसको टिक लगा देना और नीचे लिख देना करेक्ट आंसर स्टोमेटा। नेक्स्ट, अब बच्चों देखो बुक के अंदर आप लोगों का ये 11th है, ये 12th है, मैंने दोनों को शामिल कर दिया है, तो कंफ्यूज मत होना। ये क्वेश्चन नंबर 11th है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, मैंने शामिल कर दिया है, मैंने कंबाइन कर दिया है। प्लांट्स टेक CO2, इट मीन्स अगेन कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने आपको कहा था CO2 किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो प्लांट टेक CO2 फ्रॉम द एटमोस्फेयर मेनली थ्रू देयर। अब देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में ट्विस्ट हो गया, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में मेनली ट्विस्ट हो गया। वो ट्विस्ट किया हुआ वो देखो, यहाँ पर बात हो रही है कि कौन सा पार्ट प्लांट का वो ले रहा था, तो अपन ने स्टोमेटा बता दिया। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर मेनली थ्रू देयर, किससे होकर आ रही है, यानी कि ये क्या चीज़ है, ये तो आप लोगों ने बता दिया लेता है, ये ले रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन किसके द्वारा होकर आ रही है। जैसे आप लोग गेट से अंदर होकर आ गए, तो वो तो आप अंदर आ गए, रूम के अंदर आ गए, रूम तो आप लोगों का मेन वो पोर हो गया, जहाँ जगह हो गई है ना, लेकिन किससे होकर आए, गेट से होकर आए, तो ये आप लोगों का गेट है एक्चुअली, ये आप लोगों का क्या है, ये लीफ। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, प्लांट का ऐसा आप लोग बोल सकते हो कि प्लांट का ऐसा ऑर्गन जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने का काम करता है, वो होते हैं लीफ। तो यहाँ रूट होगा नहीं, क्योंकि रूट मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, स्टेम स्ट्रेंथ देने का काम करता है, फ्लावर होता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि फ्लावर में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव है, फीमेल रिप्रोडक्टिव है, तो फर्टिलाइजेशन वगैरह वहाँ पर इसका मेन रोल होता है। लेकिन लीफ का मेन रोल होता है क्योंकि लीफ में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। यहाँ क्वेश्चन अलग है, यहाँ क्वेश्चन अलग है बच्चों, कंफ्यूज मत होना। लीव्स इट मीन्स इट इज़ अ फूड फैक्ट्री, आप लोग इसको फूड फैक्ट्री भी बोल सकते हो, किचन भी बोल सकते हो, इवन आप लोग ये भी बोल सकते हो कि लीफ के द्वारा ही होकर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड आती है। तो थ्रू देयर का मतलब होता है किससे द्वारा होकर आई, तो यहाँ पर आप लोगों को करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों लीव्स। एक बार जल्दी से इसको नोट आउट कर दीजिए, जल्दी से इसको कॉपी में मेंशन करिए, मैं अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आज अपना लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 13, फिर ये चैप्टर आप लोगों का एंड है। नेक्स्ट जब भी मेरा लेक्चर आएगा, जब भी मेरा वीडियो आएगा, हम लोग चैप्टर नंबर 3 की तरफ आगे की तरफ फॉरवर्ड करेंगे, प्रोसीड करेंगे। ओके बच्चों, एक बार जल्दी से इसको नोट आउट कर दीजिए। ओके बच्चों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट है, इस चैप्टर का एंडिंग पर आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, एक्सरसाइज क्वेश्चन है। वाई डू फार्मर्स ग्रो मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्रॉप्स इनसाइड द लार्ज ग्रीन हाउस, वॉट आर द एडवांटेज टू द फार्मर्स। ध्यान से सुनना बच्चों, अब इसका मीनिंग समझो। बड़ी चौड़ी लंबी चौड़ी इंग्लिश में लैंग्वेज लिख दी, लेकिन अपन लोग इसके मीनिंग को समझते हैं, क्योंकि एक बार अपन लोग कंसेप्ट पर आ गए तो सारी चीज़ ईजी हो जाएगी। कंसेप्ट ये कहता है कि आप लोगों को पता है कि फार्मर जो हो जाते हैं वो क्या करते हैं कि ज़्यादातर क्रॉप्स के साथ में, फार्मर का जो फील्ड होता है उसके में क्रॉप्स तो उगाते ही हैं, वो सीरियल्स की वगैरह की, पल्सेस वगैरह की, तो क्रॉप्स के साथ में कई बार वो मेनली कुछ फ्रूट्स की क्रॉप्स और कुछ वेजिटेबल्स की क्रॉप्स को भी वो साथ में ग्रोथ करवाते हैं या ग्रोइंग करवा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है उसका आप लोगों को रीज़न बताना है, यानी फार्मर ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनको ऐसा क्या एडवांटेज। जैसे एक टीचर है, एक टीचर आप लोगों को जब एक बुक के बारे में बात बताता है, एक चैप्टर के बारे में, इसके अलावा अगर वो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा है, आप लोगों को चैप्टर के अलावा हट के कुछ कहानियाँ, कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ मोर एक्सप्लेनेशन बता रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आप लोगों उसके लिए, टीचर के लिए आप लोगों का क्या एडवांटेज हो गया, वो आप लोगों को और अच्छा प्रोसीड करना चाह रहा है, आप लोगों के फ्यूचर के लिए आप लोगों को प्रिपेयर करना चाह रहा है, आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहा है, आप लोगों का डाउट क्लियर करना चाह रहा है, तो इस वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स पुट करता है। वैसे ही फार्मर भी अपने फील्ड में जब क्रॉप्स उगाता है बच्चों, जब वो क्रॉप्स उगाता है तो क्रॉप से इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाता, तो क्रॉप्स को प्रोटेक्शन करने के लिए, क्रॉप को अदर क्लाइमेटिक कंडीशन से प्रोटेक्शन करने के लिए साइड के अंदर वो फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की भी क्रॉप्स साथ में ग्रोथ करता है। I hope now you understand what is the meaning of the question and what is the meaning of the answer। आप लोगों को दोनों का मतलब मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है और साथ में उसका आंसर क्या सुटेबल आंसर बनना चाहिए। अब आप लोग मैच्योर हो चुके हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो why do the farmers grow many fruits and vegetables क्रॉप्स इनसाइड द लार्ज ग्रीन हाउस। अब ये लार्ज ग्रीन हाउस में कंफ्यूज नहीं होना। लार्ज ग्रीन हाउस का मतलब ये हो गया कि ये आप लोगों का एक फील्ड हो गया और इस फील्ड में आप लोगों ने, फार्मर ने क्रॉप्स उगाई है, ये क्रॉप्स है, और कई बार क्रॉप्स के साथ में कई फ्रूट्स की, कई वेजिटेबल्स की, ये भी क्रॉप्स वो उगा देता है, तो उसको ही लार्ज ग्रीन हाउस कहा जाता है। एक हाउस बना दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है ना।
ये ग्रीन हाउस के बारे में आप लोग नेक्स्ट जब आप लोग हाई क्लासेस में जाओगे तो पढ़ोगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है और ग्रीन हाउस होते क्या हैं और ये किस तरह से क्लाइमेटिक कंडीशन को एडवर्सली इफेक्ट करते हैं। ये आप लोग जब फर्दर आप लोग हायर क्लासेस में जाओगे तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अभी फिलहाल हम लोग फोकस करते हैं कि फार्मर्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की क्रॉप्स को भी मेन क्रॉप्स के साथ में क्यों उगाता है, इसके पीछे फार्मर का क्या एडवांटेज है। तो देखो आंसर लिख देता हूं मैं बच्चों। फार्मर्स ग्रो मैनी फ्रूट्स एंड vegetables along with crops to protect crops from adverse climatic कंडीशन लाइक, अब देखो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक विंड फ्लो, ठीक है ना, ज़्यादा तेज हवाओं से वो भी बचा देता है। फ्रूट्स वगैरह साथ में कवर होंगे तो क्रॉप्स आसानी से फ्लो नहीं कर पाएगी या अपरूटेड नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। प्रोटेक्शन फ्रॉम रोडेंट, इससे भी प्रोटेक्शन करता है एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन। फ्रॉस्ट, ठीक है ना, और लेस अमाउंट ऑफ वाटर, ये कई प्रकार की कंडीशंस है, एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है। तो उन सब से प्रोटेक्ट करने का काम कौन करते हैं, ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की क्रॉप्स, क्योंकि क्रॉप्स में इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए, तो साइड में ये सोल्जर का काम करते हैं। ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्या काम कर रहे हैं, एज ए सोल्जर का काम कर रहे हैं, वो क्रॉप्स को बचाने का काम करते हैं इन एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन। साथ में आप लोग बच्चों एक और बता दूं कि कई बार ये डिजीज से भी बचाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इट ऑल्सो प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैनी डिजीजेस, वो क्रॉप्स को बहुत सारी डिजीजेस से भी बचाते हैं। तो इसलिए ये फार्मर के पास में एडवांटेज है कि फार्मर की क्रॉप्स डिस्ट्रॉय नहीं हो या किसी तरह से स्पॉइल नहीं हो, तो इसलिए वो साइड में अलोंग विद द क्रॉप्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ग्रोथ करवा देता है। आई होप इट इज़ क्लियर। अब आप लोगों को बच्चों ये चैप्टर और ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 3 लेकर आऊँगा, तो तब तक बने रहना और इसको कॉपी में नोट आउट करते रहना। ओके, थैंक यू।